Hello, everyone, and welcome back to AIG Navigators podcast. I'm your host, Mahnoor Chaudhary. In today's episode, we are going to explore how AI and geospatial technology can help us understand and protect the planet we live on. Our today's guest fit right into this conversation. Dr. Muhammad Fahad Mahmood is a geophysicist and associate professor at Bahria University, Islamabad. He has over 14 years of experience in seismic interpretation, reservoir characterization, and subsurface analysis. He has also worked in oil and gas industry, published extensively, and now these days he is integrating remote sensing, GIS, and machine learning into his research. All these domains open some interesting questions about traditional geosciences and climate. So, without further ado, let's begin this conversation. Assalamu alaikum, sir. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। Sir, कैसे हैं आप? So, अल्हम्दुलिल्लाह। first of all, we warmly welcome you to our podcast. Thank you so much आपने आज हमें join किया. थैंक यू मैम। So, to start with, हम सबसे पहले तो आपसे आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो एक जियोफिजिस्ट से आपने शिफ्ट किया टुवर्ड्स टीचिंग एंड रिसर्च एट बहरिया. Yes, ma'am. I'm starting from 2003. I basically took admission in Delhi University in bachelor's degree in geophysics. Basically, मैडम उस टाइम के अंदर एक ऐसा टाइम था कि ऑयल एंड गैस का एक बूम था। जियोफिजिक्स एक न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही थी, स्पेशली इन पाकिस्तान। इससे पहले वर्ल्ड वाइड तो ऑलरेडी एक मैच्योर फील्ड थी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नो हाउ नहीं थी, तो इसीलिए इस फील्ड को अडॉप्ट किया, इसमें बैचलर्स किया, देन एमएससी फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी, देन आफ्टर दैट 2008 to 10 MPhil from Quaid Azam University, and then PhD from Quaid Azam University. Initially started my career with Pakistan Oilfields Limited in 2007, and I've worked over there for 5 years till 2012, from 2007 to 2012. And the main basically tasks they related to industry, related to oil and gas sector, a professional task थे totally. फील्ड वर्क भी इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा काम किया उसमें। देन इवेंचुअली भी वो वाला टाइम था जिसमें जॉब के साथ मैंने एमफिल किया 2008 to 10। एमफिल किया, साथ साथ जॉब भी चल रही है इंडस्ट्री में। एंड देन उसी एमफिल में था कि रिसर्च की साइड के ऊपर मूव करना है। तो इवेंचुअली in 2012 I resigned from Pakistan Oilfields Limited and then joined Bahia University. So from 2012 till today I am serving at Bahia University. So totally it's a different side. Totally इसमें research involved है, lectures deliver करने हैं, students के साथ interaction involved है। तो I'm spending a very good time at Bahia University, माशाल्लाह। Sir, good to know, and I think your journey is quite impressive. So, sir, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी रिसर्च का एक मेन टूल किट है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, और इवन एट ए जो नेविगेटर्स हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम लोग जियो स्पेशल डेटा को और एआई को यूटिलाइज करके इन्वायरमेंटल सिग्नल्स को रीड कर सकें. सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से हम इन टूल्स को जो है वो पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए. मैम बेसिकली अब पाकिस्तान में अब हम जो मेन चैलेंज अब फेस कर रहे हैं, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम एक चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, सबसे जो मेजर चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर रही है। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मेनली, उनका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है इन इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द emissions ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। abruptly कार्बन डाइऑक्साइड के emissions इंक्रीज कर रही हैं। बेसिकली दे ट्रैप द आउटगोइंग सनलाइट, सन बेस, सन हीट, एंड इसी की वजह से प्रॉब्लम जो हम फेस करें कि ओवरऑल ग्लोबली टेम्परेचर्स आर राइजिंग। अब वो जो टेम्परेचर्स आर राइजिंग है, राइज करें अब्रप्टली वर्ल्ड वाइड, अब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? ये हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स को अफेक्ट कर रहा है, हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स को अफेक्ट कर रहा है। अब इसी की वजह से
हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, हमारे पास वेदर एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हैं। अगर हम कोल्ड वेदर्स हैं तो वो एक इतने एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, या समटाइम्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, और हम मानसून के पैटर्न्स हैं उनको भी हम चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के ऊपर इस पे काम हो रहा है माशाल्लाह। हमारे जो एनडीएमए है, एक बहुत वेल डेवलप एक सेक्टर है, मेट्रोलॉजिकल डेवलप डिपार्टमेंट एक वेल डेवलप एक सेक्टर है। माशाल्लाह स्पार्क को बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करें। तो बेसिकली हम सैटेलाइट डाटास को यूज़ करें, सैटेलाइट डाटा से हम मेनली जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस को मॉनिटर कर रहे हैं, और जो फ्यूचर हमारे पास टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं उनको हम प्रेडिक्ट करें, और मेनली इसके लिए एआई टूल्स को हम यूज़ करें और एआई टूल्स से हम उसको प्रेडिक्ट करें। तो टिल अब जो हमारी प्रेडिक्शन है वो ये हमें बता रही है कि टिल 2050 हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर्स को फेस करेंगे। अगर हम इसी पैटर्न्स के साथ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस हम अपने वेदर पैटर्न्स में एनकाउंटर करेंगे, जो ऑलरेडी हम फेस करना स्टार्ट करें। स्पेशली लास्ट 5 इयर्स में आप देखें तो हम इन इन चेंजेस की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं। तो मेनली हम सैटेलाइट डाटास को यूज़ करें, रिमोट सेंसिंग को यूज़ करें, और रिमोट सेंसिंग की टेक्निक से ही हम ये सब कुछ प्रेडिक्ट करें। और ऑब्वियसली इसी के साथ हमारे जो क्रॉप की कल्टीवेशन है उसको भी अकॉर्डिंगली हम चेंज करें। जो क्रॉप पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशंस को चेंज हम करें इसी के साथ। और अकॉर्डिंगली हम अपने आप को उस तरह से तो अभी तक हमने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन प्रिपेयर करने की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये एक लेमैन को भी पता है कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे अब मानसून का सीज़न ऑलरेडी अब ऑलमोस्ट नियर बाय है। तो इन मानसून के टाइम्स के साथ-साथ अब एक नो हाउ है लोगों में, एक एक अवेयरनेस है कि हमने अपने आप को उसी तरह अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके पीछे जो सारा जो हार्ड वर्क है वो क्रेडिट एनडीएमए को जाता है, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके लोगों को बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये रिमोट सेंसिंग से ही सब कुछ पॉसिबल हुआ है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सर बेसिकली अब हम देखते हैं कि जैसे एआई की जो है वो एडवांसमेंट इसमें इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक अब तो आजकल के दौर में इट्स नेसेसरी कि हम उसको यूज़ करके जो है वो अपने एनवायरनमेंट को या जो भी नेचुरल हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकें। एग्जैक्टली। सो सर एज वी नो कि आपने जो है वो रेजर्वॉयर स्टडीज़ में मशीन लर्निंग को यूज़ किया है अपनी रिसर्च में। अब आप हमें ये बता सकते हैं कि ये सेम एल्गोरिदम्स जो हैं उनको हम थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट डोमेन की तरफ, जैसे कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग? एग्जैक्टली मैडम, ये जो हम सेम मशीन लर्निंग टूल्स हैं, पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क्स, अगर मैं इसमें पर्टिकुलरली देखूं तो न्यूरल नेटवर्क्स को हम यूज़ करें फॉर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग। अब देखें, जब हम ग्राउंड वाटर को की हम बात करें तो एक और क्लाइमेट की तो हमने बात की। अब पाकिस्तान में एक मेजर चैलेंज जो हम फेस करें वो ग्राउंड वाटर का चैलेंज हम फेस करें। अब ग्राउंड वाटर में ऑब्वियसली जो है, जैसे हमने अभी बैकग्राउंड में बात की कि क्लाइमेट चेंजेस हम फेस करें, हम वेदर पैटर्न्स की चेंजेस को फेस करें। जैसे रेनफॉल होनी चाहिए वैसे नहीं होती। क्लाउड बर्स्ट होते हैं, क्लाउड बर्स्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें रन ऑफ ज़्यादा हो रहा है, और जो वाटर ग्राउंड में सीप करना चाहिए वो ग्राउंड में सीप नहीं कर रहा, या ग्राउंड की तरफ फ्लो नहीं कर रहा, वो मोस्टली रन ऑफ हो रहा है, या रन ऑफ होने की वजह से वो ज़ाया हो रहा है पानी। और एक और हम इशू ये फेस करें कि हमारे पास उस तरह से डैम्स की कंस्ट्रक्शन नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी। अगर हम लार्ज डैम्स में टाइम था तो हमें स्मॉल स्केल डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, ताकि हम वाटर को सेव करते फॉर फ्यूचर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी भी हम काम करें, उस तरह से हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो अब ग्राउंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट लाइक क्लाइमेट एंड वेदर, उसी तरह ग्राउंड वाटर की भी बात हो रही है। तो ग्राउंड वाटर में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत रैपिडली जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे डिक्रीज़। हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इवन जो अर्बन एरियाज़ है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में हम बहुत रैपिडली इस इशू को हम फेस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी को देखें, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर हम ये इशू को फेस करते हैं।
अगर अब ये समर्स का सीज़न है, समर के सीज़न में अगर अभी रेनफॉल ना हो तो बहुत क्विकली ये ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होता है। तो अब इनकी हमने प्रेडिक्शन करनी है और इसकी प्रेडिक्शन के लिए हम एआई टूल्स को यूज़ करें, मशीन लर्निंग टूल्स को यूज़ करें, पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करें। और न्यूरल नेटवर्क हमें ये बता रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें कितना रेट ऑफ डिस्चार्ज होना चाहिए और कितना रिचार्ज होगा। रिचार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास रेनफॉल पैटर्न्स क्या होंगे और ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इसकी डिमांड क्या है। तो ये हम पर्टिकुलरली न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हो भी रही है। ये इसके ऊपर हम काम करें कि ये किस तरह से हम इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। पर्टिकुलरली आप देखिए सीज़न के अंदर रिवर्स भी ड्राई होते हैं और जो डैम्स हैं उनमें भी वाटर का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ये भी नीड ऑफ एन आवर है कि इसके ऊपर और ज़्यादा हमें काम करना चाहिए और एआई टूल्स से हम इसको और बेहतर प्रेडिक्शन करें ताकि हम 2030 या 2035 तक एटलीस्ट हमारे पास एक अच्छा डाटा हो, ताकि हम ऑब्वियसली अपनी फ्यूचर जनरेशंस को भी सेव करना है ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशंस को हम सेव कर सकें। जी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अभी तो हम लोग पाकिस्तान जो है वो पहले वाटर शॉर्टेज से अब वाटर स्कार्स कंट्रीज़ में आने लगे हैं। एग्जैक्टली मैम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। एग्जैक्टली। सर, इसी तरह से हम देखते हैं कि आजकल कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का जो फ्रेज़ है वो बहुत वाइडली यूज़ होता है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि लाइक जियोफिज़िक्स या जियोसाइंसेज़ की जो रिसर्च हैं वो अर्थ में मौजूद ऑयल और गैस रिजर्वॉयर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यूज़ किए हैं टेक्निक्स। तो इज़ इट पॉसिबल इसी तरह से सिमिलरली कि पाकिस्तान की जियोलॉजी और उसमें जितनी एक्सपर्टीज़ हैं, हम लोग कोई इस तरह की टेक्निक्स कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो कार्बन कैप्चर या कार्बन स्टोरेज की तरफ जा सकें? एग्जैक्टली ये कार्बन स्टोरेज और कार्बन कैप्चर ये एक बड़ा एक मेन टॉपिक है जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड अब हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जी। इसके ऊपर काम हो रहा है कार्बन स्टोरेज के ऊपर। अब ये जो कार्बन स्टोरेज है अगर हम पाकिस्तान अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड तो ये एक मैच्योर एक फील्ड है, इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम हो रहा है और ये किया भी जा रहा है। पाकिस्तान में ऑलरेडी हम जस्ट रिसेंट फ्यू इयर्स के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर हम काम करें और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली इसका पोटेंशियल भी है। अगर हम देखें अब कार्बन स्टोरेज कहाँ हो सकती है, कार्बन स्टोरेज के लिए पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस फील्ड्स को हम टारगेट करते हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी पर्टिकुलरली जो डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, जिसमें अब फ्यूचर में प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस अब उससे पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली हम उनको टारगेट करते हैं। उनको क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें वो पोरोसिटीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं कि पोर स्पेसेस एग्जिस्ट करनी चाहिए उसके अंदर, ताकि हम उसके अंदर इंजेक्ट कर सकें। तो ये जो पोरोसिटी वाली चीज़ है ये पर्टिकुलरली इसी वजह से हम ऑयल एंड गैस को टारगेट करते हैं। उसके साथ हमारे पास फॉल्ट्स की मूवमेंट होती है, फॉल्ट्स पर्टिकुलरली जो ज़ोन ऑफ मूवमेंट्स होती है उसके लिए हम फॉल्ट्स की टर्म यूज़ करते हैं। फॉल्ट्स को हम देखते हैं और उसके साथ हम जो कितने एरिया के अंदर हमें ये मिलेगा, उसमें कितनी कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की, तो हम इन रीजन्स को देखते हैं और इसके लिए हम पर्टिकुलरली जो हम टारगेट करें वो डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स को टारगेट करें। अब पाकिस्तान में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, जिस तरह वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर पहले रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जस्ट उसको हमने स्टोर नहीं करना होता, फिर उसके साथ हमने इसको देखना है कि हमारे पास पाइपलाइन्स का किस तरह का नेटवर्क है, रोड्स का किस तरह का नेटवर्क है। अगर हमने इसको कहीं सप्लाई करना है या इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का किस टाइप का नेटवर्क है, तो इन चीज़ों को भी साथ कंसिडर किया जाता है। तो पर्टिकुलरली अब हम अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तो इसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर रिसर्च की जा रही है, मास्टर्स लेवल के ऊपर भी और पीएचडी लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। और पर्टिकुलरली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट के एंड के ऊपर भी अगर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिकली अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि ये काम हो सकता है, रिसर्च तो हो रही है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी साथ रिक्वायर्ड होंगे।
तो अगर वो इसको ऊपर पर्टिकुलरली कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ये काम बिल्कुल हो रहा है पाकिस्तान में और ये किया जा सकता है और हमारे पास पोटेंशियल भी है। नंबर ऑफ फील्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो कि ऑलरेडी अपनी डिप्लीटेड फेज के अंदर हैं और ऑलरेडी वो हमारे पास एक एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, रोड नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, पाइपलाइंस का नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ये काम उसके अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली कोई पॉलिसीज़ के ऊपर बन जाए तो ये और ईज़ी हो जाएगा और बेहतर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। फ्यूचर में और बेहतर रिसर्च इसके ऊपर की जा सकती है। सर इसी से लिंक करता हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जैसे देखें हम जियोफिजिस्ट्स की जो ज़्यादातर लाइक जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं या इवन के फंडिंग भी है, वो भी थोड़ा सा ऑयल एंड फील्ड गैस की तरफ जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ज़्यादा फोकस्ड है। तो हम लोग जो हैं वो इन्हीं एक्सपर्टीज़ को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अभी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये एक अनफेयर एक्सपेक्टेशंस हैं जियोफिजिस्ट से? मैम पर्टिकुलरली हम अगर वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड वाइड तो जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है वो एक बहुत सपोर्टिव है। एकेडेमिया लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्टूडेंट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, रिसर्च लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लाइक इन द सेंस कि दे प्रोवाइड डाटा, दे प्रोवाइड फंड्स और दे प्रोवाइड फंड्स फॉर फील्ड वर्क्स। तो उस सेंस में वहाँ के लिए रिसर्च करना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ियर होता है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें। पाकिस्तान में मैडम थोड़ा-सा इसमें इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का एक लिंकेज में गैप आता है। हर फोरम के ऊपर ये बात की जाती है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया को आपस में लिंक करना है, कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सालों से तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली स्टेप्स अगर देखें तो प्रैक्टिकल स्टेप्स ना एकेडेमिया ने लिए हैं, ना इंडस्ट्री ने लिए हैं प्रैक्टिकल के। इसमें इस जो एक लिंक है, एक ब्रिज एक एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा-सा हम लैग कर रहे हैं। उसमें ये पर्टिकुलरली जो एकेडेमिया डिमांड करता है वो मेन जो हमारे पास होता है कि सबसे पहले डाटा आता है कि अगर इंडस्ट्री अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एकेडेमिया को दे, एकेडेमिया उसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद वापस वो इंडस्ट्री को एज़ सच वो डाटा दे। इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये आता है सिक्रेसी ऑफ द डाटा। सिक्रेसी कैसे मेंटेन की जाएगी इस डाटा की, तो इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि सक्रेसी कैसे होगी। पर्टिकुलरली ये एक मेन फैक्टर हो आता है बीच में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और एकेडेमिया में एक गैप एस्टैब्लिश रहता है। ये पर्टिकुलरली अगर आप जियोफिज़िक्स में देखें तो जियोफिज़िक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो ये एक मेन गैप है कि सिक्रेसी ऑफ दैट डाटा कैसे एस्टैब्लिश होगी। सेकेंडली इंडस्ट्री किसी हद तक फंड्स की फॉर्म में एकेडेमिया को सपोर्ट करती है किसी हद तक। ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी हद तक वो सपोर्ट करती है। तो अगर स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाए, पेड फील्ड वर्क्स प्रोवाइड की जाए, उनके रिसर्च वर्क में उनको अगर कोई पेड चीज़ मिल जाए, तो इसको हम और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बनाया जा सकता है इन चीज़ों को। तो एक सिक्रेसी ऑफ द डाटा उसका कोई फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो, इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम्स एकेडेमिया को दे, एकेडेमिया उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके वापस इंडस्ट्री को डिलीवर करें। एंड सेकेंडली अगर पेड इंटर्नशिप्स हों, पेड प्रोजेक्ट्स हों और पेड रिसर्च वर्क्स हों, तो उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हम इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पॉसिबल है, किसी हद तक हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा इसको। सर तो डेफिनेटली रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें साइड बाय साइड इंडस्ट्री और एकेडेमिया को जो है वो लेके चलना होगा। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। लास्टली हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, उसमें मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछूंगी, तो आपने जो है वो उनका वन वर्ड या टू वर्ड्स में जो है ना वो आपने रिस्पॉन्स देना है। सो सर, ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट एक्साइट्स यू मोर दीज डेज? मैम हम ऑयल एंड गैस को अगर देखें तो ऑयल एंड गैस से अब वर्ल्ड वाइड एक ट्रांजिशन आ रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर हम फ्यूचर देखें तो जो रिन्यूएबल है उसकी तरफ ज़्यादा रिन्यूएबल की तरह ज़्यादा। फील्ड वर्क और क्लासरूम, आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा कहाँ पर फील होता है? मैम ऑब्वियसली अब जो करंटली जिस सिनेरियो में हम डील कर रहे हो जेन ज़ी के साथ डील कर रहे हैं, जेन ज़ी के साथ ऑब्वियसली हमेशा काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो एवरी डे एक चैलेंजिंग डे होता है इनके साथ कि एक एक टेक्नोलॉजीज़ का भी इनसे पता लगता है, बहुत नई चीज़ों का पता लगता है।
तो फील्ड वर्क से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जेन ज़ी के क्लासरूम में क्लास हो। कोई एक स्किल जो आपको लगता है कि यंग जियो साइंटिस्ट को जो है वो आजकल के दौर में सीखने की ज़रूरत है? अब मैं पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके जो टूल्स हैं इसके ऊपर काम करें, और पर्टिकुलरली ये काम कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस टू पाइथन। एंड अगर इसके अंदर स्किल है तो ये ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस करेंगे, ये हमेशा स्टूडेंट्स इसमें प्रोग्रेस करेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके सर, और कोई एक एनवायरमेंटल इशू जो पाकिस्तान में और आपको लगता है उसको और अटेंशन देने की ज़रूरत है? मैम पाकिस्तान में काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लोग काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस होनी चाहिए, पर्टिकुलरली अवेयरनेस नहीं है। हम अगर अपनी पब्लिक को देखें तो इतनी अवेयर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट हम व्हीकल एमिशंस की बात करें तो इसकी अवेयरनेस नहीं है। वो लोग उसको सेंस में देखेंगे कि अच्छा जी इसका तो कोई नहीं, अगर मेरी गाड़ी से कोई स्लाइड सा स्मोक निकल रहा है तो उसका तो कोई इशू नहीं है, एनवायरनमेंट को क्या अफेक्ट करेगा। तो हमें अपने एंड के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने एंड के ऊपर इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो अगर कोई गार्बेज है, अगर गार्बेज मैं कहीं नियर बाय किसी रोड के ऊपर फेंक रहा हूँ या कहीं साइड के ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो जो मेन है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। बहुत पहले से इनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन स्टिल अभी भी अगर हम देखें तो पब्लिक अवेयरनेस लैक कर रही है। तो पर्टिकुलरली अगर हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें तो जो गार्बेज है या जो वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करवाना है, ये सबसे पहला एनवायरमेंटल इशू है। इसी से हम काफ़ी सारी चीज़ों को कोप कर सकते हैं। So, sir, that's all from our side. Thank you so much for joining us today. आपने बहुत अच्छी और बहुत डिटेल में हमें जो है वो ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो समझाई हैं, और हमें इसी तरह के क्रॉसओवर की ज़रूरत थी जिसमें हम लोग जो है वो जियो साइंस को क्लाइमेट के साथ और एआई के साथ जो है वो समझ सकें बेहतर तरीके से। सो सर, थैंक यू so much for this. थैंक यू। And to our audience, thank you so much for watching our episode. If you like it, please follow and share it along. Until next time, take care. Allah Hafiz.